विवेक, आपकी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? सीरियस वाली बहुत कम रही। परमानेंट गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता था, सीरियस स्टेडी वाली रिलेशनशिप में बोलता था नो कमिटमेंट भैया। जैसे अक्षय सर जो हैं, वो आपने एक बार बताया भी था कि उन्होंने, वो तो बड़े भाई हैं यार, अक्की भैया बोलता हूँ मैं आप उनको। उनकी जो मूवीज आती हैं उनको भी शेयर करते हैं। देयर इज योर कजन अक्षय ओबरॉय, Correct. बट यू डोंट प्रमोट हिज फिल्म्स। डायरेक्टर्स मूवी ना देने के पीछे क्या कहते थे? सो व्हेन यू स्टूड अप, माँ को मैंने रोते हुए देखा अच्छा, और अंदर से टूट गया। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिंग स्किल्स। ओके, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ एंड शर्वरी। I'm going to give you a hug. Thank you, sir. Fantastic. कहने को तो हैदराबाद का चार मीनार वहाँ का सबसे नायाब नगीना माना जाता है, लेकिन चार मीनार से भी ज़्यादा मशहूर अगर कुछ है तो वहाँ के एक शख्स के चार दौर फिल्म इंडस्ट्री के। जी हाँ, वो चार दौर काफ़ी नायाब हैं क्योंकि वो हर किसी के जहन में भी हैं। और इनकी ज़िंदगी के ये चार दौर ऐसे नहीं है कि उतार चढ़ाव, ना ना ना, चढ़ाव उतार चढ़ाव और फिर अब चढ़ाव ही चढ़ाव। पहला दौर वो जहाँ पर इंडस्ट्री में एंटर करते ही डेब्यू में ही उन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को टक्कर देना शुरू कर दिया। दूसरा दौर वो जहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, जहाँ पर मोहब्बत आई, जहाँ पर समझ आई, जहाँ पर बहुत कुछ आया। तीसरा दौर वो जहाँ पर उन्होंने फिर से कमबैक किया विलन के रूप में। और चौथा दौर फिलहाल चल ही रहा है जहाँ पर वेब सीरीज़ में वो कहर ही ढा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो इनके फैंस, इनके ट्रोलर्स और पूरा देश इन्हें विवेक ओबरॉय के नाम से जानता है। और हम जैसे जर्नलिस्ट इनकी गहनता से रिसर्च करने वाले ज़िंदगी के बिंदुओं पर इन्हें बुलाते हैं मिस्टर विवेकानंद ओबरॉय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? थैंक यू आर्यमन, इतना कमाल का इंट्रोडक्शन था, मुझे लगा कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी चाहिए। मौका मिलेगा तो अवश्य मैं सीवी फॉरवर्ड करता हूं। अच्छा, सीधा पिच में मार दिया। क्या बात है। अच्छा सर, पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे अभी क्या चल रहा है ये तो सब पूछते हैं, हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो डेब्यू किया था ना आपने, तो वो एक वाइब अलग होती है, हाँ। है ना, कि आप आते ही आपको बूम मिल रहा है इंडस्ट्री में, दैट यू आर लव्ड बाय एवरीवन। मतलब बहुत प्रीशियस, बहुत कम लोगों के साथ होता है। कैसी तब दिमाग में क्या चलता था जब स्टार्टिंग में आए थे इंडस्ट्री में? यार तभी सोचा ही नहीं, क्योंकि शिद्दत से एक्टर बनना चाहते थे, सपना ये था, मेहनत बहुत की। मुझे याद है जब मैं न्यूयॉर्क से स्कॉलरशिप पे पढ़ के आया था, एक्टिंग स्कूल से मास्टर्स करके आया था, तो पिताजी ने मेरे लिए पूरी प्लानिंग की थी कि भाई लॉन्च करेंगे। अच्छा, आप शायद जानते हो नहीं जानते हो इस बात को, लेकिन मेरे पास एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो गया। मैंने कहा नहीं, आप भी मेरिट पे आए थे, आप मेरे हीरो, मेरा आदर्श हो, मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, तो मैं भी मेरिट पे ही आऊँगा। ओके। और मैंने पिताजी से साफ इनकार कर दिया कि आप प्रोड्यूस नहीं करोगे। अच्छा, सीधा यार मैं बेटे के लिए किसे नहीं प्रोड्यूस करूं, ये तो यहाँ का दस्तूर है भाई, अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा। पहले से बहुत ज्यादा मतलब माने हुए एक्टर, पहले सीनियर इतने। तो फिर जब मैंने डायरेक्टर्स वगैरह से पूछा कि अगर पिताजी नहीं प्रोड्यूस करेंगे आप फिर भी मेरे साथ बनाओगे, तो उन्होंने कहा बेटा मुश्किल होगा, इकोनॉमिक्स नहीं बैठेंगी, पैसा कौन लगाएगा नए लड़के पे, ये सारी बातें। मैंने कहा बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी स्ट्रगल खुद करूँगा। बिकॉज मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं था कि पिताजी की जो पूरी जीवन पूंजी है उसको मैं ऐसे दाव पे लगा दूं अपनी सेल्फिश मोटिव के लिए। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर पिताजी का नाम एम्बैरेस ना करूं मैं, उनको शर्म ना आए कि मेरा बेटा दर दर स्ट्रगल मार रहा है, तो मैंने अपना विवेक आनंद नाम रख लिया, ओबरॉय को ड्रॉप किया और वहाँ से स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। 18 महीने। भारत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है और वो भी बिल्कुल मुफ्त, वो है नसीहत, एडवाइस। क्या बात है, सब आपको एडवाइस देंगे। तो सबने शुरू कर दिया कि भाई आप एक्टर नहीं बन सकते, आपको नहीं बनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, बड़ा मुश्किल काम है, ये है वो है, एक्टर ऐसे लगता है, नहीं एक्टर तो ऐसे लगता है, ये देखो ये होता है स्टार। तो उस चीज़ को पिया और उससे अंदरूनी एक शक्ति पैदा हुई, एक ताकत हुई, एक निश्चय लिया कि करके रहूँगा और अपने बलबूते पर अपने टर्म्स पे करके रहूँगा, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और तब कंपनी का चांस मिला मुझे, अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। एक टाइम में देखता हूँ कि हर डायरेक्टर की पसंद कैसे हो गए थे आप, मतलब आप ही को साइन कर रहे थे, आप पूरे दिन भर क्या यही कागज पे साइन कर रहे थे या फिर क्या सिनेरियो रहता था तब? मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी।
बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जैसे मैं इंडियन पुलिस फोर्स कर रहा था अभी रोहित शेट्टी के साथ में, फर्स्ट डे शूटिंग थी, सीन किया, रोहित भाई कट ही नहीं बोल रहे हैं। मैं अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलेगा मैं तो अपनी इम्प्रोवाइजेशन करते रहूँगा, एक्टिंग छोड़ूंगा नहीं। वो कट ही नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। और फिर बाद में कट बोला, खड़े हुए माइक पे, मुझे लगा क्या बोलेंगे, वन मोर बोलेंगे, मुस्कुराया और कहा यार दिस इज व्हाई आई वांटेड टू वर्क विद यू। क्या मजा आ गया यार, लुक एट योरसेल्फ, लुक ऑन स्क्रीन। मैंने कहा यार आपको पसंद है ना, मेरे लिए ठीक है, मैं मॉनिटर कभी देखता नहीं। इंडियन पुलिस फोर्स आपका पहला प्रोजेक्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद रोहित शेट्टी, यस। बट इससे पहले मैंने इनसाइड एज की थी, तो everyone और फिर मैंने धारावी बैंक की थी अन्ना के साथ पीएम में। मोदी का भी आपने किरदार जी, निभाया। वो फिल्म। पीएम मोदी का किरदार जब आपने निभाया तो मैं ये जानना चाहता था, क्या कुछ ऐसा पता लगा आपको पीएम मोदी के बारे में जो आपको भी अचंभित कर गया? मतलब मूवी में तो हमने सब कुछ देखा, व्हाट डिड इट टॉट यू, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मूवी में आपने काफी कुछ देखा, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं उनके बारे में जो समय ही नहीं था। मतलब पिक्चर पूरी बनानी होती तो 10-12 घंटे की पिक्चर बन जाती थी। उनके बारे में जो मैंने चीज़ें अनुभव की, उनकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है कि दुनिया चाहे उनको दबाने की कोशिश करे, गाली दे, उनके खिलाफ बातें कहें। एक होता है कि आपके एक मतभेद है, वो ठीक है, हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। एक होता है कि आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करो, किसी को के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाओ, केसेस चढ़ाओ। उसके बावजूद उनकी इनर स्ट्रेंथ इतनी है, वो इतने कर्मयोगी थे कि वो अपने काम से डटे रहे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सुबह 4-4:30 बजे योगा ख़त्म करके 5-5:30 बजे से मीटिंग्स, ये जब गुजरात सीएम थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, मीटिंग शुरू करते थे। ये तो मुझे पर्सनली पता है। अच्छा। 5:30 बजे, तो वो 5:30 बजे सुबह से अपना काम पे लग जाते हैं। उनको काम के अलावा और कोई नशा है ही नहीं, क्या करते जाना है। मुझे याद है तब भी बोलते थे व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर गुजरात, व्हाट इज गुड फॉर माय पीपल। ऐसी चीज लाओ। अच्छा, सुरेश सर जो है वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे। और नेहा शर्मा, अगर आप जानते हो, अजीत शर्मा की जो बेटी हैं, ऑफ कोर्स मैंने काम किया उनके हाँ साथ। हाँ, जयंती भाई की लव जयंता स्टोरी, भाई की आई एम love कमिंग टू दैट ओनली। तो मतलब वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सो ऑन द सेट्स कभी ऐसे पॉलिटिकल ऐसे छिड़ा है कभी जग, या ऐसे कभी बात हुई इस बारे में? यार मैं खुद पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ। मुझे कई पार्टियाँ, चाहे रीजनल हों चाहे नेशनल पार्टियाँ हैं, मुझे याद है जब मैं सुनामी में काम करने चला गया था, इमोशन से, कि मैं गया वहाँ पे, एक झोपड़े में रहा बीच पे, और भाषा नहीं समझ में आती थी। लोग जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वहाँ हिंदी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं, रूरल तमिलनाडु में ना, देवनमपट्टनम गांव में। तो उनको पता था एक्टर है, तो एक्टर को तमिल में नडिगर कहते हैं, तो मुझे नडिगर अन्ना करके बोलते थे। तो नडिगर अन्ना बोलते थे मुझे। तो वहाँ रहते रहते भी मैंने जो अनुभव किया कि मैं समाज के लिए वहाँ काम कर रहा था, जिनके घर उजड़ गए थे उनके लिए वापस परिवारों के लिए घर बना रहा था वहाँ पे। और उस समय भी लोग आते थे, फोटो खिंचाते थे, और फिर पॉलिटिकल बात शुरू हो जाती थी। अच्छा। मतलब मुझे पता ही नहीं कि किसी पार्टी के एमएलए हैं या किसी पार्टी के मिनिस्टर ऑफ या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। फोटो खिंचाते थे तो हम भी खिंचा देते थे, क्योंकि वो लोग वॉलंटियरिंग भी करते थे, डोनेशन भी देते थे, भाई खाना पीना सब वहाँ चलता था। सारा गाँव तबाह हो गया था ना। अगले बार न्यूज़ शुरू, फिर एक को समझाओ, फिर दूसरे को समझाओ। मैंने कहा मैं काम करने आया यार, मुझे काम करने दो यहाँ पे प्लीज। अच्छा, एक सवाल था, जैसे ये हमने आपके पहले फेज की बात की, जैसा मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था, ठीक है, लेकिन मैं अब आना चाहूँगा दूसरे फेज पे, ठीक है। दोस्त बने इंडस्ट्री में? दोस्त काफ़ी बने, आज भी हैं, बट आई थिंक हर एक्सपीरियंस आपको, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सॉलिटरी और डायमंड, इसके ऊपर मेरे वर्कर्स काफ़ी ज़ोर से तराशते हैं इसको, बढ़िया से। तब जाके इसके नुक्स हटते हैं, तब जाके ये ऐसे चमक आती है। आई थिंक सक्सेस के मायने आपके लिए क्या है, वो आपको फेलियर सिखाता है। ये बात है। आप सक्सेस के मायने तब तक नहीं समझते हैं जब तक आपने एक फेलियर को चखा नहीं। सही बात है। आप फेल होते हैं तब आपको समझ में आता है कि इनिशियल स्टेजेस में ऐसा लगता है लोग जो बोल रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ,
लोग बोल रहे हैं मैं फेलियर हूँ तो मैं फेलियर हूँ। बाद में आपको समझ में आता है कि सक्सेस और फेलियर सब अंदर है, यहाँ है, यहाँ है। हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, दैट मेक्स यू अ सक्सेस और फेलियर। आपके पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन आप खुश नहीं हो, आपके पास दुनिया भर की शोहरत है लेकिन आप डिप्रेशन में हो, ये सक्सेस थोड़ी है भाई। ये बात है जो, लेकिन जैसे अक्षय सर जो हैं वो आपने एक बार बताया भी था कि उन्होंने, वो तो बड़े भाई हैं यार, कि भैया बोलता हूँ मैं आप उनको। उनकी जो मूवीज आती हैं उनको भी शेयर करते हैं, मतलब इंस्टा स्टोरीज पर आपके देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम देयर इज योर कजन अक्षय ओबरॉय, Correct. एंड आई मेट हिम 1 month बैक ओनली। बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ, सो घुसपैठिया उनकी जो फिल्म आई थी उसके लिए मैंने उनका वेरी इंटरव्यू टैलेंटेड किया था। बॉय, वर्किंग वेरी हार्ड। हाँ, बच्चे भी बहुत क्यूट हैं, फैमिली बहुत अच्छी तरह से बट यू settled है। डोंट प्रमोट हिज फिल्म्स। मैंने अक्षय जो मेरा छोटा भाई है, कज़न है, मैंने उसके साथ में कभी प्रोफेशनल एसोसिएशन में ना नहीं रहा। हम आज भी राखी के दिन सब मम्मी पापा के घर पे ही मिलते हैं, सब राखी बंधवाते हैं। दिवाली होती है तो हम साथ में मिलते हैं, किसी के घर में फंक्शन होता है तो हम साथ में रहते हैं। बट जब इनसाइड एज में अक्षय को कास्ट किया जा रहा था और मुझे पूछा गया कि उसमें लीड था मैं, तो मैंने कहा ब्रिलियंट, ग्रेट कास्टिंग। करण अंजुमन को भी मैंने कहा कि ग्रेट कास्टिंग, बहुत अच्छा एक्टर है एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम, ही मस्ट कम ऑन बोर्ड। हालांकि हम लोगों के साथ में कुछ सीन्स नहीं थे एंड वी मिस्ड आउट ऑन दैट। और मैं चाहूँगा कि कभी ना कभी उनके साथ में काम करूँ, छोटे भाई के साथ में मज़ा आएगा। सेट पे तो मिला ही करते थे, मस्ती करते थे। तो रिलेशनशिप तो बहुत प्यारा है और स्ट्रांग है इन इस फैमिली। कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के जरूर, लिए। क्यों नहीं। तो पहला सवाल है कि विवेक सर, मेरी बीवी मुझे आज भी अपने एक्स के बारे में की गई बात पर ताने मारती है, क्या प्रियंका मैम ने कभी ताने मारे हैं आपको? ओह गॉश, और मारे हैं तो टैकल कैसे करूं, ये भी है, मुझे बता दो, आप मेरी पीड़ा समझो, ये बता रहे हैं जनाब। यार मुझे आप बताओ। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ यार। मतलब मैं जिंदगी में मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, या माता पिता की ब्लेसिंग्स होंगे जो मुझे ऐसी वाइफ मिली। हमारा झगड़ा सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है। अच्छा, टाइम। टाइम। अच्छा, मेरी वाइफ को ना कोई डायमंड चाहिए, ना कोई फैंसी बैग चाहिए, ना कोई बहुत शानो शोहरत चाहिए, ना कोई बहुत फैंसी गाड़ी चाहिए। उसे सिर्फ प्यार चाहिए, टाइम चाहिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ साथ में रहें, लाइफ को एंजॉय करें। और मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक जैसा हूँ, जिसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ संतुलन में होनी चाहिए। लेकिन चीज़ें इतनी हैं, व्यापार इतना है कि हर जगह ध्यान देना पड़ता है। और मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं बहुत कमिटेड इंसान हूँ। कुछ भी करता हूँ तो उसको मैं टू द बेस्ट आई कैन, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर रिजल्ट होता है, लेकिन अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। तो समय, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार अगर बीवी आपके साथ समय बिताने के लिए झगड़ा कर रही है तो आप खुशकिस्मत हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। देख लीजिए, बहुत बहुत कम लोगों को मिलते हैं ये ताने। और ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। सर, आपकी कई फिल्में हिट हुई हैं, लगभग सभी बड़े अच्छा, स्टार। सॉरी यार, मैं ये दूसरा पार्ट आंसर करना भूल गया। हाँ हाँ हाँ, टैकल टैकल कैसे करें? टैकल कैसे करें, जी जी। जब बीवी रूस जाती है हाँ, तो मेरा तरीका ये है कि मैं पहले उनसे पहले सुबह उठता हूँ। अच्छा। और वो साउथ इंडियन है तो उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो उनकी ही स्टाइल की फ़िल्टर कॉफ़ी जो हमने बनाना सीख लिया, बाकी तो कुछ नहीं सीखा, मतलब बट कॉफ़ी बनाना सीख लिया। तो हमने वो कॉफ़ी बनाई उनके लिए बिल्कुल परफेक्शन के साथ में, ट्रे में सजा के। स्टाफ को बोला नहीं, हम लेके जाएंगे भैया। सुबह ले गए, कोई अच्छी म्यूज़िक प्ले की और सुबह सुबह प्यार से उठाया, कॉफ़ी दी, तो वहाँ से मुस्कुराहट शुरू हो जाती है। वहाँ पे तो पिघल गए, हाँ, वहाँ पिघल फिर गए। कॉफ़ी शुरू होते होते कहती है मैं अभी भी नाराज़ हूँ। कॉफ़ी ख़त्म होते होते नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। तो देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, वक्त दीजिए और शायद सही हो जाए। और दूसरा सवाल, सर, आपकी कई फिल्में हिट हुई हैं, लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ आप काम कर चुके हैं, लेकिन किस शख्स के साथ आप अभी भी एक फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं? कोई एक शख्स। मेरी बहुत मंशा है अच्छा। कि जिन लोगों को मैं बचपन से देखता आया हूँ, लेजेंड्स हैं सिनेमा के, जिनके लिए मैं आज भी उनका फ़ैन बॉय हूँ, उनके साथ काम करने के लिए ऐसे कुछ लोग बच गए हैं। अच्छा। बाकी सबके साथ तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने स्क्रीन शेयर किया। बट
मैं अभी चेन्नई था कल, तो रजनी सर और कमल सर, ओहो हो, इनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करने का मोमेंट चाहिए मुझे। क्या बात एक काम करना है, भले ही तमिल में हो, हम्म। भाषा भी सीख लेंगे, मेहनत डबल भी कर लेंगे, लेकिन उनके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करना है जीवन में। तो देखिए रजनी सर और कमल सर के हम भी देखना चाहते हैं कुछ, क्योंकि जब आपकी क्रिश 3 आई थी और उसमें जो आपका रोल था काल का, वो आज भी लोग मतलब एकदम यू आर कंसिडर्ड एज द मैग्नीटो ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ओके, सो थर्ड वन, विवेक आपकी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और क्या कभी किसी के लिए कोई शायरी लिखी है? शायरी तो नहीं, पोएट्री लिखा करता था मैं। बिल्कुल। और गर्लफ्रेंड्स क्या बताऊं, कुछ सीरियस वाली बहुत कम रही। जब मैं कॉलेज में था तो बड़ा क्लियर था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, अपनी पहले बिजनेस मैंने तब शुरू भी कर लिए थे, और मैं स्टॉक मार्केट पे भी काम कर रहा था, कमोडिटीज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी सीख रहा था, तो मेरे पास समय बहुत लिमिटेड था। तो मैं बहुत क्लियर था कि मैं गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट पे जाता था, परमानेंट गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता था, सीरियस स्टेडी वाली रिलेशनशिप में बोलता था नो कमिटमेंट भैया, भैया ये कहीं नहीं जा रहा, हम और आप एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, मैं सीरियस नहीं होना चाहता, मैं अपने आप को एकदम बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाह रहा। वो इसीलिए भी क्योंकि मेरी एक चाइल्डहुड स्वीट थी, बचपन का प्यार था मेरा। अच्छा। और वो कैंसर से गुजर गई, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हुआ उनको, और इसीलिए मैंने कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। वहाँ से इंस्पिरेशन निकली, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिल ऐसा हो गया कि यार दोबारा वो दर्द नहीं चाहिए, तो यही ठीक है, जस्ट हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप। तो उसमें काफ़ी लोग हैं, उनमें गर्लफ्रेंड नहीं मानता, जब भी प्यार किया तो बहुत शिद्दत से किया, और बाकी हमेशा ऑनेस्ट रहा, किसी को कभी झूठ नहीं कहा, किसी के साथ कभी चीट नहीं किया, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल पे कि जो बात होती है कि मूवीज़ की, जो आपका डिप्रेशन वाला फेज़ आया, तो डायरेक्टर्स मूवी ना देने के पीछे क्या कहते थे? मतलब या तो कॉल ही ना आए या फिर देकर कैंसिल कर देते थे, क्या एग्जैक्टली क्या सिनेरियो रहता था? आई थिंक उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर फैक्टर्स थे, कुछ लॉबीज थे, कुछ थ्रेट्स थे। उस ज़माने में अंडरवर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर हावी था कुछ सालों तक। मुझे भी पर्सनल थ्रेट्स आए, मुझे कई बार मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी भी दी, तो वो सारी बातें तो होती थी। वो एक अलग समय था, वो एक अलग दौर था। थैंक गॉड आज के बच्चों को वो सब नहीं है। मुझे लगता है कि आज के बच्चों को वो सब नहीं झेलना पड़ता है, जिस तरह से पहले हुआ करता था कि तुमने इसके साथ ये कैसे किया, या तुमने इसकी फिल्म कैसे नहीं की, या तुमने इसका शो कैसे नहीं किया, या तुमने हमारे भाई के साथ ये कैसे किया। तो वहाँ से आपको एक एनिमिटी होती थी, एक अपना पावर डिस्प्ले होता था, आपको थ्रेट आते थे, डेथ थ्रेट आते थे, पुलिस के पास आप जाते थे, पुलिस वेरीफाई करती थी, बोलती तो जेन्युइन थ्रेट है, आपको हमें सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो एक आदमी एक अलग से माइंड स्पेस में चला जाता है, एक शेल में चला जाता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। अपने आप के बारे में से ज़्यादा आदमी अपने माँ बाप के बारे में, फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि आर दे सेफ और नॉट। एंड देन सिमिलरली आप लोगों को भी जज नहीं करते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर बोलता है यार भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस तरफ से प्रेशर आ रहा है, उस तरफ से प्रेशर आ रहा है, मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तो आदमी को फिर लगता है कि यार वो भी तो सही कर रहा है, उससे आपका गिला क्या, आप थोड़ी बोलोगे तो पंगे ले। सही बात। तो वो एक फेज़ आया, दैट वाज डिफ़िकल्ट। अब उस फेज़ में आदमी का माइंडसेट एकदम ऑफ हो जाता है। ऑफ माइंडसेट में आप काम भी ख़राब करने लग जाते हो, आपके काम पे ध्यान नहीं होता, आपकी चॉइसेस रॉन्ग हो जाती है, आपकी पिक्चरें फ्लॉप होती है, इससे एक स्पाइरल, और आपको वो डाउन लेते चले जाता है, और आप हेल्पलेस फील करते हो। आपको लगता है कि यार वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हो आप। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपको तैयार कर रहे हैं। So when you stood up? मेरे लिए एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था। माँ को मैंने रोते हुए देखा, अच्छा। और अंदर से टूट गया, और लिटरली उनके गोद में सर रख के रोने लग गया, क्योंकि वो मेरे लिए वो मेरी गॉडेस हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है। जब उनको मैंने उस हालत में देखा तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, और उसके बाद उस मोमेंट से माँ ने ही मुझे इंस्पिरेशन दी कि बेटा डिप्रेस होने में, रोने में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
यू कम विद मी। अच्छा, माँ हैं सोशल वर्कर ओके। और 35 साल से उन्होंने सेवा की है लोगों, वहीं से मुझे सोशल वर्क की इंस्पिरेशन मिली, माँ से वही संस्कार मिले। तो मुझे वो ले गई कैंसर हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक विंग, जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे 2 चीज़ों का एहसास हुआ। पहला ये कि यार मेरी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 7 साल का बच्चा है, कैंसर से जूझ रहा है। दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम इन लाइफ। हम इतने स्पॉइल्ड हो गए हैं कि हम बोलते हैं यार मेरी गाड़ी खराब हो गई, दैट्स अ प्रॉब्लम, मेरा मूड खराब है। देखो क्या लाइफ में लोग डील कर रहे हैं, उनके माँ बाप को देखो कि 7 साल 8 साल का बच्चा है, दे आर हेल्पलेस। वो हेल्पलेसनेस मेरी हेल्पलेसनेस कई ज़्यादा बुरी है। तो आई रियलाइज हाउ ब्लेस्ड आई एम कि आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। सेकेंड रियलाइजेशन ये था कि वो बच्चों के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मैं कोई गिफ्ट्स ले गया या मैं कोई टॉयज ले गया या मैंने कुछ नहीं। आई वॉकड इनटू द रूम और वो हंसने लगे, स्माइल करने लगे, खुश हो गए कि विवेक भैया आप मिलने आए हो। देन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम। जब भी मुझे टाइम ऑफ होता था मैं चला जाता था हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैंने टॉय बैंक्स शुरू किए, छोटे छोटे टॉय बैंक्स, टॉयज खरीदता था और एक टॉय बैंक दे देता था बच्चों को कि आप खेलो, फिर आप दूसरे बच्चों को दो, दूसरे टॉयज आप ले लो। तो इस तरह से मैंने हॉस्पिटल्स में टॉय बैंक शुरू किया, पीडियाट्रिक विंग्स में, क्योंकि पीडियाट्रिक विंग्स बहुत डरावने और थोड़े से डिप्रेसिंग से होते थे। फिर अच्छे अच्छे फन कैरेक्टर्स हम लोग वहाँ पे पेंट करवाने लग गए, तो एक माहौल पॉजिटिव बनाया। वो एक्सरसाइज से जो बच्चों की हंसी से, और कुछ बच्चे जो हार रहे थे, ताकत आकर वो लड़ने लग गए कैंसर से और जीत भी गए, क्योर भी हो गए। उसकी जो एक सेटिस्फैक्शन थी, एक सेंस ऑफ पर्पस था। जो आदमी अपने आप को लूजर समझता है, लूजर अगर दुनिया बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आज यही कह रहे हैं कल वो कहेंगे। बट जब आप खुद फील करने लगते हो कि यार मैं वाकई में लूजर हूँ क्या, क्वेश्चन करते हो अपने आप को, उस टाइम पे अगर आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, आप राइज अप होते हो, आपको एक शक्ति मिलती है, आपकी स्ट्रेंथ मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ पीपल कैन टेक योर पावर अवे बट नोबडी कैन टेक योर स्ट्रेंथ अवे। स्ट्रेंथ आपके अंदर है। अच्छा, फराह खान से आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत क्लोज हैं आप दोनों एक दूसरे के, है ना? आपके मैं उनको असिस्ट करता था। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैं सुरेश जी का बेटा हूँ। अच्छा, मुझे जब उन्हें सीखना पता ही होता नहीं था, हाँ, जब मुझे कोई चीज़ सीखनी होती थी ना, तो मैंने हमेशा माइंडसेट ये रखा कि भाई स्ट्रगल करके जाओ चुपचाप से। एक दिन उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, तब जाके उनको पता चला कि फादर कौन है। अच्छा, तब जब हम तब फॉरेन उन्होंने टूर पे देखा। जा रहे थे, क्या बात। तब तक तो मैं आके वहाँ पे डांस हॉल में बिल्कुल शिष्य की तरह आके सबसे पहले आता था, डांस हॉल साफ करता था, झाड़ू भी लगाता था, लोगों के लिए चाय भी लेके आता था, सीनियर डांसर्स के लिए, और सीखा वैसे। तो पर उनसे जब आपकी एक इंटरव्यू, रितेश भी थे आपके साथ उस इंटरव्यू में, तो आपने एक बात कही थी कि टपरवेयर की जो वो होती है उसमें जितना प्लास्टिक यूज नहीं होता उससे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में प्लास्टिक है। तो वो कौन कौन है वो चेहरे जिनके प्लास्टिक हैं? नहीं यार, वो कहने की बात है नहीं, मतलब वो जानते हैं और आप जानते हैं। और ये उस समय जिस तरह से मैंने कहा था, ठीक है, उस बात को अब आई एम ओल्डर एंड मोर मैच्योर, मुझे लगता है कि प्लास्टिक होना ना होना ये लोगों की अपनी चॉइस है। आप चूज करते हो रियल बनना। कुछ लोग शायद इसीलिए प्लास्टिक बनते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि रियल बाहर आ जाए तो लोग उन्हें जज करेंगे। कुछ लोग में वो शायद शक्ति है नहीं, या कुछ लोग प्लास्टिक इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही तरीका है जीने का, यही नेटवर्किंग का तरीका है, लोगों को खुश करो, झूठ बोलो, पीछे से कुछ और बोलो, आगे से कुछ और बोलो। बट अगर आप रियलाइज कर जाते हो कि ये सब खेल बकवास है यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बी रियल, एंजॉय लाइफ, मस्त रहो। अपन तो मेडिटेटिव स्टेट पे रहते हैं जिंदगी भर। कितने पॉजिटिव है यार ये, क्या कितने पॉजिटिव हो गए हो आप, मतलब जब तक अंधेरा नहीं देखोगे तब तक आपको रोशनी नहीं समझ आएगी। ये बात तो है। और चलिए, अब रोशनी की बात हुई है तो तीसरे फेज में आते हैं, आपके रोशनी वाले फेज में, जहाँ पर आपने ये बात छेड़ दी है। तो ताजुब मुझे ये होता है कि जो भी हुआ 2004 में, जो भी हुआ, उसके बाद आपकी फिल्म आई मस्ती, है ना? मतलब तो लोग सोच रहे ठुकरा के मेरा इंतकाम देखेगी वाला, यहाँ जो जेनजी में कॉमन चलता है आज के, तो वैसा वाला तो नहीं था, ऐसा वाला। तो मस्ती का जब आपके पास ऑफर आया तो आपके दिमाग में आया कि यार ये वाली फिल्म करनी है या नहीं करनी है? मैं मस्ती के लिए मना कर रहा था। मना कर रहे थे? मैं मना कर रहा था, मैं मस्ती के लिए मना कर रहा था। फिर इंदू जी, मैं शूटिंग कर रहा था युवा के लिए। अजय भाई भी वहाँ थे। अजय भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिंदगी भर। अच्छा। पहली पिक्चर से लेके, कंपनी से लेके, ही मेड मी सो कंफर्टेबल। तो मेरे लिए वो आज भी एक उनका मेरे जीवन में एक बड़े भाई का दर्जा है। आज भी बहुत प्यार देते हैं। तो अजय भाई वहाँ थे,
मेरे साथ शूटिंग चल रही थी, मैं अजय अभिषेक हम तीनों वहाँ थे, शूटिंग कर रहे थे चेन्नई में। अच्छा। और इंदु जी आए मिलने, और अजय भाई से भी बात की उन्होंने मस्ती के लिए। और मुझे अजय भाई ने बोला यार कहानी तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं तो करूँगा। फिर मैंने सुनी कहानी, और नरेशन सुनते सुनते, मिलाप जवेरी राइटर थे, तुषार हीरानंदानी अब दोनों बहुत बेहतरीन डायरेक्टर बन गए हैं। मैं कहानी सुनते सुनते, मतलब ये बात सुनी थी पहले कि हंसते हंसते गिर गया। मेरे साथ ये पहली बार मस्ती के नरेशन में लाइफ में कि मैं सोफे पे बैठा था अपने स्वीट में, अच्छा। और नरेशन सुनते सुनते हंसते हंसते सोफे से गिर गया। सोफे से ही गिर गए? सोफे से गिर गया। तो मैंने कहा यार ये तो पहले नहीं हुआ, मैंने कहा ये पिक्चर करनी है। और ये एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैंने कभी ये कॉमिक स्पेस किया नहीं, और इस तरह का फिजिकल कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी नहीं किया। तो हाउ इज अजय देवगन ऑन द सेट्स? मतलब वो सीरियस लगते हैं कहीं ज्यादा? Are you mad? तो मतलब सबसे बड़ा मस्तीखोर, सबसे बड़ा प्रैंकस्टर पूरी इंडस्ट्री का। अच्छा। ओह माय गॉड। आपके साथ किया और कभी कोई लंबे prank? चौड़े, हाँ एक आध मेरे साथ भी किया, लेकिन आई थिंक ही लव्ड मी टू मच, तो उन्होंने कोई क्या, जैसे क्या डेडली किया? सा प्रैंक नहीं किया। अच्छा। हाँ मतलब कुछ जैसे हम जंगल में शूट कर रहे थे कॉर्बेट में, हाँ। काल के समय। तो एक दिन शूटिंग कोर एरिया में थी, मतलब काफी डीप जंगल में थी, और वहाँ पे टाइगर्स एक्चुअली घूमते थे, वाइल्ड टाइगर्स। तो एक दिन ये प्लान बना कि मुझे ये पीछे छोड़ के चले जाएंगे, और बाद में मेरे लिए कुछ, मतलब कोई आ जाएगा पिकअप करने के लिए। बट उन्होंने लास्ट मिनट में वो प्लान चेंज किया कि कहीं कुछ एक्चुअली ना हो जाए। बट वो पूरी प्लानिंग बनी, मुझे बाद में पता चला। मैंने बोला भाई यार मेरे साथ भी ऐसे क्या कर रहे हो यार। तो वो कब आपको अपने प्रैंक में खींच लेते हैं कि चलो अपन दोनों मिलके इसकी प्रैंक करेंगे, और कब पासा पलट दें और आप ही पे प्रैंक हो जाए, तो पता नहीं, तो आदमी एज पे रहता है। अच्छा, मस्ती 4 भी आ रही है? हाँ, है ना? कौन कौन दिखेगा हमें उसमें, ये जानना चाहूंगा। तीन मस्तीखोर, और कौन? वही परिवार है। आफ्ताब भी हैं, आफ्ताब, मैं और आप ही, रितेश, और कौन? क्या इस बार क्या अलग होने वाला है मस्ती 4? उफ, कहानी मुझे ऐसे लगता है कि अब तक की बेस्ट कहानी है। अच्छा। हाँ, बिकॉज वो जो मस्ती 1 की जो एक अलग बात थी, वो बात मुझे इसमें अब दिख रही है, और एक नेक्स्ट लेवल पे दिख रही है। और मुझे लगा कि मस्ती 2 और 3 थोड़ी, आई थिंक ज़्यादा बोल्ड थी। मस्ती 4 में इंदु जी और मिलाप ने मिलकर उसको ज़्यादा पहले मस्ती की तरह, थोड़ी सी इनोसेंट एंड फनी, वो फनीपन और वो इनोसेंट, और वो जो एक बोलना कुछ है, समझ रहे कुछ हैं, वो जो मज़ा आता है ना, वो उन्होंने अब बैठ के इसको लिख के अच्छी तरह से करी। क्योंकि इससे पहले भी आई थी एक स्क्रिप्ट, लेकिन हम सब ने मना कर दी। हमने कहा नहीं यार ये मज़ा नहीं आया। तो इस बार की स्क्रिप्ट तीनों ने डिसाइड किया कि यार ये करना ही है करना। कब आएगी, कब देख सकते हैं? स्टार्टिंग शूटिंग सून, कुछ ही महीनों में शूटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब 2025 तक हमें देखने को 25 में आएगी। 25 में आ जाएगी। क्या बात है, बिग रिवोल्यूशन गाइस, एंड कूडोज टू द मस्ती फैंस जो भी यंगस्टर्स जो देखना चाहते हैं हमेशा से। इनसाइड एज आपने की, मूवीज भी आप कर चुके हैं, है ना? दोनों में से ज्यादा मजा किस में है? सही सही बताइए, दोनों में से ज्यादा मजा किस में आता है? दोनों का अनुभव अलग है। आई थिंक फिल्म्स में आपके ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं, खासकर आप लार्ज कमर्शियल फिल्म्स करते हैं, थिएट्रिकल रिलीज करते हैं, तो कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ भाषा पे कुछ चीज़ें आप दिखा सकते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते हैं। सेंसरशिप के नॉर्म्स कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपको जो छूट मिलती है OTT पे, वो एक बहुत आपको स्पेस देती है कि किसी भी तरह का कैरेक्टर, किसी भी तरह की कहानी, किसी भी तरह की भाषा, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसको एक तरह से एंटरटेनिंग बना सकते हैं। इनसाइड एज के फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड जो सीन से खुलता है, वो सीन आप किसी फिल्म में इम्पॉसिबल है डालना, पॉसिबल ही नहीं। तो वो एक छूट मिलती है। दूसरी एक बात ये है कि जब आप एक फिल्म का ग्राफ बनाते हो, और मैं अपने हर कैरेक्टर के लिए ग्राफ बनाता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, तो वो ग्राफ बनाते समय आप 2-2.5 घंटे में आपको पूरे प्लॉट पॉइंट्स को हिट करना है। सीजन में क्या हो जाता है, आपके पास 10 एपिसोड हैं, 8 एपिसोड हैं, तो आपको और बारीकी से काम करने का मौका मिलता है, बिकॉज आपके पास उतना मोर कंटेंट है, सीन्स हैं। चैलेंजिंग भी हो जाता है कि आप बोरिंग ना बन जाएं, आपको कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर कारीगरी करनी पड़ती है, तराशते रहना पड़ता है। और फिर जब सीजन 2 आता है तो आपको पूरा याद करना पड़ता है सीजन 1 में क्या किया था, रीवॉच करना पड़ता है, अच्छा ये कैरेक्टर के मैनरिज्म्स थे, अच्छा ये मैंने वहाँ किया था, ये किया था, और वो सीजन 2 की राइटर्स के साथ फिर बैठ के उसको रीबिल्ड करके एक नया लेयर लाना पड़ता है।
सीजन 1 में इनसाइड एज में आप विक्रांत धवन को हेट करते हो, सीजन 2 में विक्रांत धवन अंडरडॉग बन जाता है, सीजन 3 में आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो कि यार ये इसका बेचारे का तो पास्ट ये है। तो वो फ्लिप जो है वो बहुत चैलेंजिंग और मज़ेदार भी है। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं एक रैपिड फायर पे जो हमने आपके लिए सजाया है, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू स्नैच अवे फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल, ठीक है। शाहरुख खान, यार छीनना कुछ नहीं है। ऋतिक रोशन, हाँ, ऋतिक रोशन से उनकी जो कमिटमेंट लेवल है ना, वो अनपैरेलल्ड है यार। सनी देओल, सनी पाजी, उनसे यार प्यार के अलावा आदमी क्या क्या लेगा। विकी कौशल, ब्रिलियंट टैलेंट। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिंग स्किल्स, ओके। सोनम कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ एंड शर्वरी। आई थिंक फॉर मी प्योरली एक्टिंग स्किल्स, प्योरली एक्टिंग स्किल्स, फॉर मी आई थिंक नंबर 1 वुड बी आलिया ओके। and number 2 would be शर्वरी, ओके। but this is because कुछ लोगों की कुछ performances outstanding है, like सोनम in hijack वाली picture, निर्जा brilliant, but मैं ऐसे जज कर रहा हूँ कि consistently आपकी performance क्या थी। योर क्लोजेस्ट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, सबसे जिगरी आपका फिल्म इंडस्ट्री में कौन रहा है? यार बहुत हैं, मेरा ऐसा कोई सबसे जिगरी वाली फीलिंग नहीं है, हर एक के साथ अपने बहुत डीप बॉन्ड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ ऑन द सेट्स। एक बार दम की शूटिंग में महाबलेश्वर में मैं शूटिंग कर रहा था, दिया और मैं साथ में थे। एक ब्राउन कलर की या कुछ इस टाइप की नए स्वेट टाइप की पैंट्स थी, और वहाँ पे बहुत क्राउड आ गया था महाबलेश्वर में। पीछे झील है, मुझे जंप करके एक ऐसा वो स्प्लिट किक टाइप का मारना था डांस करते करते। तो मैंने जंप किया, शॉट ब्यूटीफुल था, स्प्लिट किया, वो जो पैंट थी पीछे से पूरी पर चिर गई, और आगे कम से कम पता नहीं कितने हजार लोग खड़े हैं और सारे हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, दिया भी हंस रही है। फिर ये दौड़ा भागा आया मेरा मेकअप आर्टिस्ट, उसने टॉवल लगाया, तो काफी ऑड भी लग रहा था क्योंकि अंदर तो मैं जो अंडीज तो पहनी रखी थी, बट इतना फनी था पूरा सिचुएशन। तो शायद वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ। योर फेवरेट फूड आइटम? मेरी माँ एक साउथ इंडियन डिश बनाती है, बिसीबेले भात। बिसीबेले भात, हाँ, मैं कोई भी डाइट पे हूँ, अगर वो बन गया ना तो हथियार डाल देता हूँ मैं। बेस्ट प्लेस यू हैव एवर ट्रैवल्ड टू? बेस्ट प्लेस आई एवर ट्रैवल्ड टू, मुश्किल है, सवाल मुश्किल है। लास्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन। वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द फॉलोइंग पीपल। कंगना रनौत। कंगना रनौत अब जो वो काम ले रही हैं, इतना बड़ा बेड़ा उठा रही हैं, आई एम श्योर वो करेंगी भी, उसे परफेक्शन तक करें। सोनम कपूर। हर पॉजिटिव्स आर द स्टाइल कोशेंट दैट शी हैज, द उनके सारे जो इंटीरियर्स से लेके डिजाइन, उनके कपड़े देखो, द जस्ट ब्रिलियंट, वर्ल्ड क्लास, उनकी वो क्लास अपार्ट है। रितेश देशमुख मस्ती के साथी आपके। रितेश को क्या एडवाइस दी जाए? रितेश को ये एडवाइस दी जाए कि एक्चुअली मैं बोलने वाला था कि थोड़ी बदमाशी कम करे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। है बहुत बदमाश, बहुत बदमाश, बहुत नॉटी, बहुत ज़्यादा बदमाश है। बट रितेश को मैं एडवाइस करूं, उससे ज़्यादा रितेश और आफ्ताब मिलके मुझे एडवाइस करते रहते हैं। अच्छा, हाँ। अरे भाई साहब, तो देखिए दोस्त ऐसे बदमाश होते हैं, फिर क्या दोस्त करें? ऐसे बदमाश होते हैं, तभी मज़ा भी आता है मेरे हिसाब से ना, मस्त चलती है ज़िंदगी। तो देखिए, मस्ती से लेकर हर चीज़ पर हमने आपके सामने बात की और काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिए। एक जाते जाते आपके लिए कुछ तैयार किया है हमने, एक स्पेशल गाना की पेशकश, तो चाहूँगा कि आपके लिए मैं पेश कर सकूँ। बिल्कुल, माय प्लेजर। रंग ढल जाते, रंग ढल जाते, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं, प्यार खोता नहीं, प्यार सोता नहीं, ये बदलता नहीं, ये ढलता नहीं। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ,
रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेगी सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। सुपर, क्या बात so है much. यार, आई एम गोइंग टू गिव यू अ हग। Thank you so much. Fantastic. Thank you so much. अच्छा शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सा गाना है। ये कौन सा गाना है? अच्छा ओरिजिनल है कोई? It's किसना। मुझे शुरू में नहीं हाँ, समझ में आया। वही। जब शुरू में किया भी ये जोन तो नहीं है उसका, मच स्लोअर है, रिदम भी स्लोअर है, सब कुछ, इसको आपने रीमिक्स टाइप का कर दिया। बट ब्यूटीफुल यार। You liked it? Loved it. Thank you so much. So I hope you would have liked the conversation. बहुत मजा आया विवेक भाई के साथ, एक गाने की पेशकश भी हुई। ऐसी काफी सारी कॉन्वर्सेशन आने वाले समय भी आपको देखने मिलेगी और इनसे मुलाकात फिर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much.